सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चली हुई है और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों की आज शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रविड़ परिवार। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो जो भाषा का मूल रूप है वो हमारा है मौखिक रूप। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो हमारा 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हमारा है सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादक इन्होंने 1903 ईस्वी से किया। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है दक्कनी हिंदी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो ये हमारी मान्यता मिली हुई थी फारसी को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये हमारा है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, वैदिक काल। तो ये हमारा जो है सही उत्तर होगा वो होगा हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में जैसे कि रामचरितमानस की रचना हुई अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में सूरदास ने अपनी रचनाएं की, सुरसारावली, साहित्य लहरी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8? तो हिंदी की बोलियों को हम 5 वर्गों में रखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो इनका हमारा जो है सही उत्तर होगा वो है पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो होगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो हमारी भोजपुरी है वो हमारी बिहार की बोली है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू। जो मानक हिंदी का उसका विकास जो हमारा हुआ है वो हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो हमें अशुद्ध तथ्य बताना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो हमारा जो अशुद्ध कथन है वो हो जाएगा हमारा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो लिपि के विकास में जो पहली लिपि है वो हमारी है चित्र लिपि। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? जो मैथिल कोकिल है वो विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? जो कृष्ण काव्य है वो हमारा लिखा गया है सबसे ज्यादा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? तो ये है हमारी पश्चिमी हिंदी।
अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी। तो इसका जो है सही उत्तर होगा फारसी। अगला प्रश्न है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा मराठी। मराठी की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो ये है हमारी राजस्थानी। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो होगा ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदीतर भाषी भाषा राज्य कौन सा है? तो ये हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो 25 जनवरी 1964। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्कृष्ट भाषा का प्रयोग होता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा मानक भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, अमीर खुसरो। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का जो हमारा अष्टाध्यायी है ग्रंथ, उसमें भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? जो पुरानी हिंदी है उसको अपभ्रंश का समानार्थक माना गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पश्चिमी हिंदी है उसका उद्भव हुआ है हमारा शौरसेनी से। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? तो जो पूर्वी हिंदी की है वो हमारी हुई है अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा वाक्य विज्ञान। अगला प्रश्न है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? जो पाली प्राकृत भाषाएं हैं वो हमारी वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, विकसित हुई हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? जो भाषा के संदर्भ महात्मा गांधी ने समर्थन किया है हिंदुस्तानी का। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? जो अवधी बोली है उसका केंद्र स्थान है अयोध्या। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो इसका हमारा जो है सही उत्तर होगा दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं वो थे स्वयंभू।
इनकी रचना है पेमचिरु। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? जो राजभाषा अधिनियम है वो 1963 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो 1967 में हुआ है। अगला प्रश्न है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 21। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा लाल युग। इन्होंने लाल युग के नाम से अभिहित किया। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो जो हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है वो कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। अगला प्रश्न है, मंडियाली का संबंध किससे है? जो मंडियाली का संबंध है वो हमारा पहाड़ी से है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी बोली आती है। तो ये थे हमारे हिंदी भाषा और उसके विकास के 50 प्रश्न जो हमने आज किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।